जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के 1 नंबर लेसन में 1 से 15 तक एमसीक्यू और उनकी व्याख्या देखी थी। आज इस वीडियो के अंदर जो बाकी के एमसीक्यू बच गए उनको और उनकी व्याख्या को देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल के उप क्षेत्र अलग होते हैं। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो देखिए, मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो सामाजिक भूगोल है, वो मानव भूगोल का उपक्षेत्र है। नगरीय भूगोल है, वो मानव भूगोल का क्षेत्र है। राजनीतिक भूगोल है, वो मानव भूगोल का क्षेत्र है। जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है और आर्थिक भूगोल है। ये सारे के सारे मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं, इस 16 नंबर क्वेश्चन में सामाजिक भूगोल भी है, नगरीय भूगोल भी है, राजनीतिक भूगोल भी है, जनसंख्या भूगोल भी है। यानी सारे के सारे मानव भूगोल के क्या हैं, इसमें क्षेत्र हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन है, वो है मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ किस दशक में हुआ। यानी यहाँ पर उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ पूछा है। तो उत्तर आधुनिकतावाद का आरंभ है वो 1990 के दशक के अंदर हुआ था। और 1970 के अंदर 3 विचारधाराएं निकल के आई थी, मानवतावादी और आमूलवादी और व्यवहारवादी। और 1950 के दशक के अंत से 1950 के दशक के अंत से और 1960 के दशक के अंत में स्थानिक संगठन का उद्भव हुआ था और अंतर युद्ध अवधि के बीच क्षेत्रीय विभेदन का उद्भव हुआ था। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। यानी भौगोलिक सूचनाओं की जानकारी देने वाला कौन सा एक स्रोत नहीं है। तो यात्रियों के विवरण द्वारा भौगोलिक सूचनाओं की जानकारी मिलती है और प्राचीन मानचित्र के द्वारा भी जानकारी मिलती है और प्राचीन महाकाव्यों के द्वारा भी जानकारी मिलती है। लेकिन चंद्रमा से जो चट्टानी पदार्थों के नमूने निकलते हैं उनसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसमें स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसका राइट उत्तर हो गया स ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है। यानी मानव के द्वारा किसका प्रयोग है, मानव द्वारा यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए जो प्रकृति है उनको अपने अनुसार ढाल लेना क्या कहलाता है। जब मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाला है तो वो क्या कहलाया है, वो प्रकृति का मानवीकरण कहलाया है। और जब नेचर के अनुसार मानव ढला है वो मानव का प्राकृतिकरण कहलाया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, उसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है, ए ऑप्शन इसके लिए है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन है वो इसके लिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है,
वो है, यहाँ न तो नितांत की आवश्यकता की स्थिति है, यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की स्थिति है, यानी इसका मतलब हो गया पर्यावरणीय निश्चयवाद, और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है, यानी न ही संभववाद की आवश्यकता है। इन लाइनों का मतलब ये हो गया, यहाँ न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की आवश्यकता है और न ही यहाँ पर क्या है, संभववाद की आवश्यकता है। ये बात उस समय की है जब पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच में के मध्य विवाद हो रहा था। तब अमेरिका के भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ जी एक नई विचारधारा लेकर के आए, नवनिश्चयवाद। तो यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका संबंध किस विचारधारा से है, तो वो है किस विचारधारा से, नवनिश्चयवाद विचारधारा से। इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जनक है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर है जो अमेरिका का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वो है, आरंभिक उपनिवेश युग में, आरंभिक उपनिवेश युग में किस उपागम का प्रयोग हुआ है। आरंभिक उपनिवेश युग में, तो आप ध्यान रखना, आरंभिक उपनिवेश युग के अंदर अन्वेषण और विवरण जैसे उपागमों का प्रयोग किया गया है। आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और विवरण उपागम का प्रयोग हुआ है। और उत्तर उपनिवेश युग में, उत्तर उत्तर उपनिवेश युग के अंदर प्रादेशिक विश्लेषण का प्रयोग हुआ है। उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण है, आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और विवरण। और इनके बाद यदि हम बात करें 1990 के दशक की, तो 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ। और ये जो स्थानिक संगठन उपागम है, ये 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक का उपागम माना जाता है। क्षेत्रीय विभेदन है, ये अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक माना जाता है। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 4 और 5 पर जो सारणी बनी हुई है, उसमें आपको एक तो समय अवधि याद रखनी है और समय अवधि के आगे इनके उपागम आपको याद रखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, सांस्कृतिक वातावरण का प्रमुख एलिमेंट है। तो सांस्कृतिक वातावरण वो होते हैं जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। मानव द्वारा जो भी निर्मित हैं वो सारे के सारे सांस्कृतिक वातावरण के अंदर आएंगे। जैसे गांव मानव ने बनाया, उद्योग मानव द्वारा निर्मित किए गए, और जो खेत है वो मानव द्वारा तैयार किए गए। तो इसमें आएगा द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्य क्रिया का, इसमें अन्योन्य आएगा, ये ध्यान रखना, अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होगा, यानी मानव समाज और इन्वायरमेंट के बीच में जो यानी बैलेंस बना हुआ है, जो इस बैलेंस के माध्यम से अन्योन्य क्रिया हो रही है, उसका महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो है प्रौद्योगिकी।
यानी जब से नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है तब से मानव समाज एवं पर्यावरण अर्थात प्रकृति के बीच में अन्योन्य क्रिया को बढ़ावा मिला है। तो ये थे आपके इस लेसन के 2 वीडियो के माध्यम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप अपनी राय भी हमें भेजते रहें ताकि आपकी राय के माध्यम से ही हमें और शानदार एक टेस्ट सीरीज है इनको बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।